तो बच्चों आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप हर तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा और मैं थोड़ा अपनी स्पीड को फास्ट रखूँगा, तो आप इसको 1x की बजाय 0.75x पर अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइट बल्ब एक टेबल फैन है, इनकी रेटेड पावर और वोल्टेज हमें गिवन है। फिर इन दोनों डिवाइसेस को 220 वोल्ट से सेपरेटली कनेक्ट किया जा रहा है। तो यानी बल्ब को 220 वोल्ट से एक बार कनेक्ट किया गया, टेबल फैन को कनेक्ट किया। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट में रेजिस्टेंस और करंट की बात की जा रही है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या करंट ज़्यादा होगा, करंट कम होगा या रेजिस्टेंस कम होगा, या उल्टा आप कह सकते हैं इनका, ये बात की गई है। तो चलिए चेक करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। तो जो रेटेड पावर और वोल्टेज होती है, हम उनकी हेल्प से रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो बल्ब की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बल्ब की पावर, बल्ब का रेजिस्टेंस और बल्ब की वोल्टेज, कौन सी पावर, रेटेड वोल्टेज। तो इस तरह से आप बल्ब का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो आपको देखिए पावर पता है, रेजिस्टेंस पता करना है तो V²/P आप कर सकते हैं। तो P भी पता है और V भी पता है, तो आप रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमें वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे ही फ़ैन की बात करेंगे तो यहाँ आप F कर सकते हैं, यहाँ पे F आ जाएगा और यहाँ पर F आ जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, हम निकालते हैं पावर या रेजिस्टेंस ऑफ फैन, जो कि क्या होगा V² पावर ऑफ फैन, रेटेड पावर। ऐसे ही रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब V², जो कि बल्ब के अक्रॉस है। जैसे यहाँ ये फैन के जो भी रेटेड थी, ये बल्ब की रेटेड वोल्टेज और पावर ऑफ बल्ब। तो आप देख पाएंगे कि जो बल्ब की अगर मैं बात करूँ तो रेटेड क्या है हमारे पास 220 और बाय में 44। तो ये एक आंसर मिलने वाला है। ऐसे ही अगर मैं फ़ैन की बात करूं तो 220 की जगह 110 का स्क्वायर आ जाएगा और 60 वोट। तो अब ध्यान दीजिए, आप बगैर इसे सोल्व करिए भी आप पता लगा सकते हैं किसका रेजिस्टेंस कम किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। कैसे, अगर आप बल्ब को फ़ैन को 44 वाट का ही मानते, दोनों सेम होती, दोनों की पावर और पावर रेटिंग सेम होती, वोल्टेज रेटिंग डिफरेंट होती। तो देखिए 220 की बजाय फिर यहाँ पर क्या आ जाता, 110 आ गया है। तो ओवरऑल बात की जाए तो फ़ैन के केस में वोल्टेज डाउन हुई है, वोल्टेज डाउन हुई है तो रेजिस्टेंस डाउन होना चाहिए, ठीक है। और साथ में इसको हम देखें तो ये 60 हो गया, और 60 हो गया है तो यानी नीचे वाली जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर वाली, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो भी रिलेशन आप देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है आप कंपेयर कर सकते हैं केवल इतना देखकर कि फ़ैन का कम आएगा और बल्ब का ज़्यादा आएगा। तो अब हमें ये डिवाइस दो नज़र आ रही है, दोनों के पास रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है और एक फ़ैन है। तो रेजिस्टेंस ऑफ फ़ैन, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। अब दोनों को 220 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जा रहा है। 220 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट, तो 220 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट। तो अब आप I = ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी आपने वोल्टेज अप्लाई की है यहाँ पर, ठीक है, 220 वोल्ट जो अप्लाई की है वो यहाँ पर रहेगी और बाय में R। तो V दोनों केस के लिए सेम है, तो R जिसका कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा। तो R फैन का कम आया है, फ़ैन का रेजिस्टेंस कम आया है, तो जिसके कारण जो करंट होगा वो फ़ैन के अक्रॉस ज़्यादा मिलेगा। तो ऑप्शंस में देखिए, लाइट बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक है, ड्रॉज ए ग्रेटर करंट, नहीं। लाइट बल्ब हैज़ ए ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड ड्रॉज ए स्मॉलर करंट, हाँ ये बात ठीक है। लाइट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आप ये चेक कर सकते हैं V/R, जिसका R ज़्यादा होगा उसका I कम होगा। स्मॉलर करंट देन द टेबल फैन, टेबल फैन के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और करंट जो ड्रॉ किया जा रहा है वो टेबल फैन से कम है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे 40th क्वेश्चन में तो हम देखते हैं, इसमें 4 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हमें नज़र आ रहे हैं और आइडेंटिकल वोल्टेज सोर्स से इनको कनेक्ट किया गया है।
all the bulbs in each circuit are of the same voltage and power rating। तो जो बल्ब है उनका वोल्टेज और पावर रेटिंग सेम है, तो इससे हमें पता है ऑलरेडी कि पावर रेटिंग और वोल्टेज से हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो V² P सबका सेम है, तो जिसके कारण R सबका सेम होगा। तो अब आप इन्हें बल्ब के तौर पे ना देख कर रेजिस्टेंस के तौर पे देखिए, तो ये रेजिस्टेंसेज है। तो फर्स्ट केस में बैटरी आइडियल बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो कंप्लीट जो भी वोल्टेज होगी बैटरी की वो ए रजिस्टर के अक्रॉस दिखाई देगी, और साथ में ए के पैरेलल में है बी भी और सी भी, दोनों ही पैरेलल में है, ये आपस में सीरीज़ में है। लेकिन इन दोनों को अगर हम एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखें तो जहाँ पर ए का एक हाथ जुड़ा हुआ है वहीं पर बी का जुड़ा हुआ है, और जहाँ पर फिर ए का दूसरा हाथ है वहीं सी का या बी और सी जो कि एक बन चुके हैं उनका हाथ कनेक्टेड है। तो ये ए के लिए बी और सी दोनों पैरेलल में है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब इसको तो जो वी वोल्टेज चाहिए वो पूरी मिल रही है, ठीक है, तो ये अपनी फुल पावर पे काम करेगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू V²/R, तो R तो R ही है और V जो इसे चाहिए था वो इसे मिल गया है, ठीक है, तो फुल पावर पे ये काम करने वाला है। लेकिन B और C, ठीक है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V है, लेकिन दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, तो V/2 और V/2। तो जो A को वोल्टेज मिल रही है वो भी R रेजिस्टेंस है, B भी R है, C भी R है, लेकिन A को V सबसे ज़्यादा मिल रहा है, इस R को सबसे ज़्यादा V मिल रहा है, तो V²/R जो है इसका सबसे ज़्यादा आएगा। और जो पावर होती है वही हमें बताएगी ब्राइटनेस के बारे में, क्योंकि हमें इन चारों सर्किट के अंदर सबसे ब्राइटेस्ट बल्ब, हर सर्किट में ब्राइटेस्ट बल्ब है वो बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पावर आप देख पा रहे हैं इसकी सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ब्राइट होगा। तो फर्स्ट केस में ये ब्राइट होगा। क्यों ब्राइट होगा? अच्छा, आप कंपेयर भी कर सकते हैं, पावर आप इसकी निकालें तो P ऑफ A आप V²/R लिखेंगे, इसकी अगर आप निकालें तो V/2 का स्क्वेयर और बाय में R। तो पावर का फॉर्मूले 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं, I²R VI V²/R। तो जिस रजिस्टर की बात चल रही है उसी का I, उसमें से गुजरने वाला I, तो ये प्रोडक्ट पावर देगी। जिस रजिस्टर में I है या V है उसी का I, फिर से V और I की प्रोडक्ट फिर से पावर देगी। जिस रजिस्टर के अक्रॉस V है उसी V का स्क्वायर करो और R से डिवाइड कर दो, तो ये हमें पावर देगी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, तो तीनों से ही आप ये कंपैरिजन कर सकते हो। तो मैं इसमें से वोल्टेज वाला पिक कर रहा हूँ। तो यहाँ की पावर आ गई हमारी V²/R और यहाँ की आ गई V/2 का स्क्वायर, क्योंकि R ज़्यादा बड़े रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होती है, और अगर सीरीज में रजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज भी सेम रहेगी। तो V वोल्टेज 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी बाय सिमेट्री, V/2। तो V²/4 हो जाएगा और ये बाय में R। तो V²/R क्या है? PA। तो यानी PB के अक्रॉस PA से 1/4 पावर रहेगी, तो 4 गुना कम होगी PB के। इसी प्रकार PC के अक्रॉस भी 4 गुना कम होगी। एक और तरीका, आप इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इनका निकाल सकते हैं। R और R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, तो दोनों की मिल के पावर भी आप निकाल सकते हैं, जो कि अलग से आप जोड़ेंगे तो A की 1/4 आई है, तो PA/4 प्लस PA/4 आप ऐसे कर सकते हैं, और ये 2 टाइम्स ऑफ PA/4 आएगा। तो हमने पावर ऐड कर दी दोनों B और C बल्ब की, तो दोनों की मिल के पावर जो है वो भी A से आधी है। एक साथ अगर जोड़ दे तो भी ब्राइटनेस दोनों की मिल के भी A के बराबर नहीं है, और अकेले की तो 1/4 है। तो दूसरा तरीका मैं जो बता रहा था, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। और अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। अब दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टर की अगर बात चल रही है तो दोनों को मिल के तो वोल्टेज V ही मिल रही है ना, तो V² तो V² रहेगा, V/2 नहीं होगा, और बाय में R की जगह 2R आ जाएगा। और फिर से V²/R PA है, तो ये जब हमने कंबाइन करके निकाला तो भी आंसर PA/2 आया। तो यानी जो आप कंबाइन करके निकालते हो ना सीरीज या पैरेलल का फॉर्मूला लगा के,
जिन जिन की बात चल रही है, जिन रेजिस्टेंसेस को आपने कंबाइन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया, तो वास्तव में आपने उनकी अगर अलग से पावर होती तो उन पावर को एडअप कर दिया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते ही आपने सभी रेजिस्टेंसेस जो इन्होंने इक्विवेलेंट को जन्म दिया है उन सब की पावर को ऐड कर दिया है, तो ऐड होके डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बाय सिमिट्री दोनों रेजिस्टेंसेस सेम हैं, तो टोटल पावर दोनों की P/2 आई है, PA/2। तो इसका मतलब सिमिट्री के अकॉर्डिंग जो B की पावर होगी वो PA/2 की भी हाफ हो जाएगी, तो PA/4 और प्लस में PA/4 दोनों जुड़ के फिर से PA/2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। ए सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। इसमें देखते हैं, अब इसे भी बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं सेम इसी तरीके से। अब देखिए ध्यान से, V वोल्टेज इस एंड और इस एंड के बीच में है, तो अब सीधी सी बात है, ए को भी कुछ वोल्टेज मिलेगी और ये दोनों है पैरेलल में, इनको जो वोल्टेज मिलेगी वो पैरेलल में होने के कारण दोनों को सेम मिलेगी। तो ओवरऑल अगर बात की जाए बी और सी की अगर बात की जाए तो पैरेलल में है तो आर और आर मिलके आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है, एक दूसरा तरीका क्या है, आप या तो फिर से वही पहला तरीका तो वही वोल्टेज पता कर लो, ए के क्रॉस बी और बी के क्रॉस बी, जो बी के क्रॉस होगी वही सी के क्रॉस होगी। या फिर आप क्या कह सकते हो कि मान लिया पीछे से करंट आया आई, तो ए से तो आई ही करंट जाएगा, लेकिन आई को आगे दो रास्ते मिल जाएंगे और दोनों ही सिमेट्रिक है, एक जैसे है, तो I/2 करंट जो है दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा। तो अब इसको I/2 करंट मिलेगा और इसको I/2 मिलेगा। तो अब पावर का फॉर्मूला हम कौन सा लगा सकते हैं, I² R लगा सकते हैं। तो ए के अक्रॉस तो I² R ही रहेगा, लेकिन बी के अक्रॉस अगर मैं बात करूं तो करंट हाफ हो गया है, रेजिस्टेंस R ही है, तो I/2 का स्क्वायर जो कि I²/4 R हो जाएगा। और फिर से I² R क्या है आपका PA, तो PA/4। तो इस केस में भी आप देख पा रहे हैं कि बल B के अक्रॉस पावर जो होगी A से 1/4 होगी, इसी प्रकार C के अक्रॉस भी 1/4 होगी। दोनों को फिर से पैरेलल, जैसे यहाँ सीरीज में थे यहाँ पैरेलल है, तो पावर अगर ऐड करेंगे दोनों की PA/4 तो ये फिर से कितनी आने वाली है PA/2। तो हम चेक करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन का, ये तो हमने अलग से निकाल दी, पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं। R और R है और पैरेलल में R और R तो 1/R + 1/R, तो ये 2/R हो गया, और इसे रेसिप्रोकेट करोगे तो आप R/2 जो कि पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो अब हमें दो रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, एक तो R और एक R/2। तो करंट पीछे से आ रहा है I। अब जब आपने दोनों को एक बना दिया तो अब तो सीरीज में है R और R/2 जो कि इनका इक्विवेलेंट है, तो करंट अब डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसके क्रॉस पावर निकालते हैं, तो दोनों की जुड़ के PA/2 आई थी, अब यहाँ निकालते हैं I², तो I तो सेम रहेगा और R/2, और I² R क्या थी A के अक्रॉस पावर, तो क्या आंसर आया PA/2 आया। तो जो मैंने पीछे बात बताई कि अगर आप इक्विवेलेंट कर देते हो सीरीज या पैरेलल वालों को, तो वो उन दोनों की सेपरेटली जो आप पावर निकालते हो और उन्हें फिर ऐड करते हो और फिर इक्विवेलेंट के थ्रू निकालते हो, तो वो दोनों आंसर सेम आते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की पावर वास्तव में इन दोनों की जो अलग से पावर आई PB और PC, इनको जोड़ दो तो वो जो P है, ये वाला जो P है, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के फिर निकाली जा सकती है। तो I² R इक्विवेलेंट अगर आप करोगे तो वो ये देगा, और अगर आपको ये निकालना है तो अब I² नहीं रहेगा, अब जो एक्चुअल में करंट जा रहा है B से वो, तो करंट थ्रू B और रेजिस्टेंस ऑफ B, और यहाँ पर करंट थ्रू C और रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर और रेजिस्टेंस ऑफ C, और ये P करंट थ्रू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट बना है उसके थ्रू करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये भी चेक हो गया हमारा। तो यहाँ से भी आपने देखा कि A की पावर B और C से ज़्यादा आई, तो इसमें भी A सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, सबसे ज़्यादा ब्राइट रहेगा। अब अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज सेम रहेगी, तो यहाँ पर भी करंट के ज़रिए आप बात कर सकते हैं वोल्टेज की बजाय। एक तो ये तरीका आप लगा सकते हैं, और ये अगर आप लगाते हैं तरीका तो देखिए क्या होगा, यहाँ से करंट आई आया तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ तो
करंट ए की तरफ जाएगा, कुछ सी और डी की तरफ जाएगा, फिर सी और डी से करंट जो होकर आएगा और ए से जो होकर आएगा वो दोनों ये जंक्शन रूल से ऐड हो जाएंगे और फिर बी से जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से करंट आई आया था और बी से आई जाएगा, लेकिन ए और सी में करंट डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, सबका रेजिस्टेंस आ रहा है, सबका करंट अगर आपको पता है या देख पा रहे हैं आपकी बी में सबसे ज़्यादा करंट होगा, क्योंकि जो करंट डिवाइड हुआ है वो दोबारा से एडअप होकर बी से जाएगा। तो बी के अक्रॉस अगर आई स्क्वायर आर निकालेंगे तो सबसे बड़ा आएगा। ए और सी के ए में करंट स्मॉल है आई से, लेकिन आर उतने का उतना ही है, तो कोई आई डैश और आई डैश का स्क्वायर और आई डैश आई से छोटा है, तो ए के अक्रॉस पावर कम हो जाएगी, सी के अक्रॉस भी कम हो जाएगी और डी के अक्रॉस भी कम हो जाएगी। तो जिसके कारण आप डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बी है वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा आ रही है। फिर अगले केस में आप देखिए, यहाँ पर फिर से करंट आएगा, वो करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और फिर यहाँ आके बी से जाएगा, तो बी की पावर फिर से ज़्यादा नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये आपको यहाँ बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये अगर जिस पोटेंशियल पे पूरी वायर है, अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं आता तो वायर के पूरे पीस का पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये पूरा जो मैंने पीस बनाया, तो यहाँ पर भी पी पोटेंशियल होगा, मान लो वीपी, और यहाँ पर भी वीपी, तो डी के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो डी के अक्रॉस करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डी को आप सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। तो सर्किट केवल आपका कितना हो जाएगा, तो सर्किट केवल ये हो जाएगा, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, इसको आप हटा सकते हैं। तो फिर से ये सर्किट तो बिल्कुल सेम कुछ ऐसा ही हो गया, बस यहाँ पे 2R रेजिस्टेंस लगा हुआ था और यहाँ पर इधर R रेजिस्टेंस लगा हुआ, लेकिन करंट यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है और फिर यही करंट आकर B से जा रहा है, तो B की पावर ज़्यादा होगी इसमें। तो बस आंसर आप लोगों को मिल गया, ए बी बी। तो आप ऑप्शन देखकर चूज़ कर लीजिए। तो ऑप्शन में आपका ए ठीक है, सी ऑप्शन मुझे लग रहा है ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना। देयर आर एन आइडेंटिकल रजिस्टर ऑल ऑफ विच कैन बी कनेक्टेड आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। एन आइडेंटिकल रजिस्टर है आर, इनको सीरीज या पैरेलल में आप कनेक्ट कर सकते हैं। पावर डिसिपेटेड सीरीज और पैरेलल नेटवर्क में अलग होगी अगर अप्लाइड वोल्टेज दोनों को वी दी जाए, ठीक है, दोनों को सेम वोल्टेज दी जाए, सीरीज वाले पूरे नेटवर्क को और पैरेलल वाले को, तो जो पावर डिसिपेटेड होगी दोनों की वो डिफरेंट होगी। तो बाय व्हाट फैक्टर मस्ट द पावर डिसिपेटेड थ्रू सीरीज कम्बिनेशन बी मल्टीप्लाइड। सीरीज कम्बिनेशन में जो पावर डिसिपेट होगी उसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो आंसर पावर डिसिपेटेड थ्रू द पैरेलल कम्बिनेशन के थ्रू, यानी पैरेलल कम्बिनेशन ने जो पावर डिसिपेट की है सीरीज कम्बिनेशन वाले को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करे कि आंसर पैरेलल कम्बिनेशन में जो पावर डिसिपेट हुई है उसके इक्वल आ जाए। तो कोई नहीं, अभी आपको तो बताया था मैंने, पावर अगर आप सीरीज कम्बिनेशन है तो उसे PS कर दो, और बैटरी के लिए तो एक ही रेजिस्टेंस है तो बैटरी सारी वोल्टेज उसको दे देगी V, और एक जो रेजिस्टेंस है वो RS। तो RS होगा क्या, तो वो हो जाएगा NR सीरीज कम्बिनेशन में। PF कर दीजिए, तो उसमें भी एक अकेला बन चुका है, और RP, और RP क्या हो जाएगा 1/R n टाइम्स जोड़ेंगे तो n/R, तो R/ उल्टा करेंगे तो R/n, तो ये n यहाँ से गायब होकर ऊपर आ जाएगा। तो अब आपके पास दो फॉर्मूले मिल चुके, एक तो PS जो कि आ चुका है V²/NR, और एक PF जो कि आ चुका है NV²/R। अब सीरीज कम्बिनेशन वाले को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर आ जाए, तो या तो आप कोई x नंबर ले लीजिए और दोनों को इक्वल रख दो, या फिर आप साफ देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको n² से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक n से एक n कटेगा और NV²/R, तो सेम आंसर आ गया। तो PF या PS को n² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे PF मिल रहा है, तो n² वो फैक्टर है, तो B आंसर हो जाएगा इसमें, B ऑप्शन। आगे चलिए जल्दी से। द नेट करंट इन आइसोलेटेड कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। असर्शन है, असर्शन एक दावा या कथन आप कह सकते हैं, कहा जा रहा है कि ये बात सच है या नहीं है वो आपको सोचना है।
ऑप्शंस में से चूज करना है। तो ये बात ठीक है। आइसोलेटेड अकेला कंडक्टर है, किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई भी एक कंडक्टर बैठा हुआ है हमारे पास, तो इसमें इधर नेगेटिव आ गए और इधर पॉजिटिव, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो बात पूछी जा रही है ये इक्विलिब्रियम के दौरान पूछी जा रही है, ये नहीं कि कंडक्टर को बस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसी समय बताओ। तो शुरुआत में ट्रांजिएंट स्टेट में रहेगा, हाँ करंट होगा, लेकिन कुछ समय बाद इस तरह से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पूरे सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस पे चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ये कह लीजिए कंडक्टर के अंदर जीरो बनाने के लिए कह लो, या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मूव करेंगे और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पीछे डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इधर तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, और जिसके कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैदा हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में और कैंसिल हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम हो चुका है कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, फिर बताइए क्या ये कंडीशन रहती है? तो हाँ ये बात ठीक है, असर्शन ठीक है। देयर इज नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन की मोशन नहीं होती इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एज ऑल चार्जेस रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पहली बात तो सारे नहीं जाएंगे सरफेस पे, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के पास, और वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ना कर दे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर ही है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन से जितने सरफेस पे जाने थे वो जा चुके हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ही है, और वो इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड है उन सब के पास, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो मोशन होती है। तो रीज़न गलत है, असर्शन ठीक है, असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, सी। फिर से असर्शन देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, ये बात कही गई है। तो रेजिस्टिविटी क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ड्रूड मॉडल आपने पढ़ा है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, पहली बात तो ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अब आपका स्टार्ट हो चुका है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम आप उसे बोल सकते हैं। तो उस दौरान क्या है, हाँ एक स्टेडी फ्लो है, करंट जो है चार्जेस का एक स्टेडी फ्लो है जिसके कारण स्टेडी करंट हमें मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, चार्जेस रुके हुए नहीं है, अब चार्जेस मोशन में है, तो डायनेमिक्स यहाँ पर आ चुका है। और जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे मूव करेंगे तो पहले रैंडम मोशन थी, उनके पास थर्मल स्पीड थी, लेकिन अब वो जब मूव कर रहे हैं और कोलिजन पहले भी हो रहे थे, कोलिजन अभी भी हो रहे हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये किसी एक आयन से टकराता है, एटम से टकराता है और फिर वो मूव करता है, तो उसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, अगर ये जो टकराने एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन अगर इस इलेक्ट्रॉन का बहुत देर बाद होगा तो लगातार इस पूरे रीजन, इस फ्री पाथ के दौरान जहाँ पर कोलिजन नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाता रहेगा और एक्सेलरेशन होता रहेगा, और एक्सेलरेशन होगा तो यानी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और इस इलेक्ट्रॉन की जैसे वेलोसिटी बढ़ी ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, उनकी भी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी सबकी। तो अगर मान लो कोलिजन जल्दी जल्दी नहीं हो रहे, कोलिजन रेट स्लो है, तेज़ी से कोलिजन नहीं हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा देर तक एक्सेलरेट हो पा रहा है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा गेन कर पा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो जो भी सभी इलेक्ट्रॉन ने सभी का मान लो रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, सबका अलग अलग है वैसे, लेकिन अगर एवरेज सेंस में बात करें तो टाउ है। और अगर ये एवरेज बड़ा आता है, अगर पूरे के पूरे मेटल के अंदर आपके पास मेटल के अलग अलग पीस है, तो किसी मेटल में हर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम ले रहा है कोलिजन, बहुत मतलब मीन फ्री पाथ उसे बड़ा मिल रहा है, फ्री पाथ बड़ा मिल रहा है एक मेटल के कंपैरिजन में दूसरी मेटल को, तो जिसमें मीन फ्री पाथ बड़ा मिल रहा है उसमें रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है, तो उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी ज़्यादा आएगा। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अब क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड नहीं हो रहा है, देरी से कोलाइड हो रहा है, तो जिसके कारण ज़्यादा देर तक एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा गेन करेगा, वेलोसिटी ज़्यादा गेन करेगा
तो जो उस वेलोसिटी का एवरेज लेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स का तो वो भी बड़ा आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटीज़ है इलेक्ट्रॉन की संख्या तो उतनी है फिर इलेक्ट्रॉन की, तो हर एक की वेलोसिटी ली, अगर कम वेलोसिटी होती तो वैल्यू कम लेंगे और फिर उसका एवरेज लेंगे तो वो छोटा नंबर आएगा। अब फिर से इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है और हर एक की वेलोसिटी बड़ी है, तो सभी वेलोसिटीज़ को ऐड अप करके फिर से उनका एवरेज लेंगे तो अब एवरेज बड़ा आएगा। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर वेलोसिटी गेन कर रहा है, इस वेलोसिटी का जो एवरेज है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब हो पा रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ी हो पा रही है, इंक्रीज या ज़्यादा मिल पा रही है जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है। तो वी और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में कैसी रिलेशन है? डायरेक्ट। और अब अगर हमने मेटल को गर्म करना स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, जिसके कारण कोलिजन रेट बढ़ जाएगा और जिसके कारण टाउ डिक्रीज कर जाएगा। और टाउ डिक्रीज हो गया तो आपका वी डिक्रीज हो जाएगा, और वी डिक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली अनिवेद I = अनिवेद, तो ये जो करंट है वो कम हो जाएगा। करंट कम हो गया तो कंडक्टिविटी कम हो गई, कंडक्टिविटी कम तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई। तो रेजिस्टिविटी डायरेक्ट कोलिजन रेट पे डिपेंड करी है। कोलिजन रेट फास्ट है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, कोलिजन रेट स्लो धीमे धीमे मतलब कम है, कोलिजन रेट कम है तो रेजिस्टिविटी आपकी कम है, फास्ट है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। तो जितनी जल्दी जल्दी कोलिजन हो रही है किसी मेटल में उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा, कोलिजन जल्दी जल्दी नहीं हो पा रही है तो रेजिस्टिविटी कम और कंडक्टिविटी अच्छी। तो यहाँ से अब आप चूज़ कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बताया। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से, अच्छा रेजिस्टिविटी का वैसे भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, Ne² टाउ। तो टाउ जो है टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज होता है, तो टाउ की टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाउ घटेगा, टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, लेकिन यहाँ फिर आपको वो फील नहीं मिल रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इसकी रिलेशन नज़र नहीं आ रही थी रेजिस्टिविटी की अच्छे से। तो अब यहाँ पर आपको वो एवरेज के सेंस में, और ज़्यादा देर तक अगर कोलिजन नहीं होगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन रहेगा, ज़्यादा देर तक स्पीड बढ़ती रहेगी, तो वहाँ से ये फील मिल गया अब आप लोगों को। तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने से अब आपने देखा टाउ डिक्रीज हो गया, और वी और टाउ में कैसी रिलेशन है? डायरेक्ट। तो वी भी डिक्रीज हो गया, वी डिक्रीज हो गया तो जिसके कारण कोलिजन ज़्यादा हुए होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एक्सेलरेट होने का टाइम नहीं मिला होगा, तभी जाके वी डिक्रीज हुआ होगा। वी को टाउ से मतलब नहीं है, वी तो भाई इलेक्ट्रॉन तो चाहे टाउ कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहे हैं ना, कोलिजन हो रहा है नहीं हो रहा है, कोलिजन देरी से हो रहा है, वो है टाउ। ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड तो जो वेलोसिटी इन्होंने गेन करी उसका एवरेज है, तो ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्ट कोलिजन को देख रही है, ठीक है। और यानी ड्रिफ्ट स्पीड आपको सीधे सीधे कोलिजन के बारे में बता रही है। किसी मेटल की ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा आती है, सेम बैटरी से दो मेटल को जोड़ा तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोनों के अंदर, सेम लेंथ सब कुछ सेम हमने लिया, लेकिन उनका मटेरियल अलग है, तो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर उनकी अलग आ रही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग आ रही है तो इसका मतलब एक मेटल में जल्दी जल्दी कोलिजन हो रही है और एक में कोलिजन धीरे धीरे हो रही है, मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा है कोलिजन होने में, और जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा एक्सेलरेट कर पा रहा है। तो ये जोड़ना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट आप लोगों का। तो बिल्कुल सिंपल आंसर भी मैंने इसका कर दिया। यहाँ से आप M/Ne² टाउ आप देख सकते हैं, टाउ डिक्रीज रेजिस्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, टाउ डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ने से। दूसरा रीज़न देखिए जल्दी से, अब ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, ये भी हमने समझ ली, आ गया। और यही कॉज भी है, ड्रिफ्ट स्पीड कम होती है तो हमेशा रेजिस्टिविटी बढ़ती है, आप याद रखना। तो जिस मेटल में ड्रिफ्ट स्पीड कम मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाने पर, तो मान लो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं दोनों की दोनों मेटल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम कर दी दोनों के लिए हमने। अब एक में ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा आ रही है और एक में ड्रिफ्ट स्पीड कम आ रही है, तो जिसमें ज़्यादा आ रही है ड्रिफ्ट स्पीड उसकी रेजिस्टिविटी कम है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, वो अच्छा कंडक्टर है। तो इसीलिए तो मोबिलिटी को हम ये कहते हैं कि ये सीधे सीधे हमें ये बताती है कि कौन सा कंडक्टर गुड कंडक्टर है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है किसकी और किसकी कम है, क्योंकि ई की वैल्यू यूनिट रखते हैं, सेम देते हैं अलग अलग मेटल को, और फिर वी देखते हैं किसका ज़्यादा और किसका कम। जिसका वी ज़्यादा उतने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी मोबिलिटी ज़्यादा, और मोबिलिटी ज़्यादा है तो ये केवल इलेक्ट्रॉन या होल की भी बात की जा सकती है मोबिलिटी के बारे में। तो किसी मेटल में अगर ऐसा हो रहा है तो उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा है,
और मोबिलिटी ज़्यादा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो देखिए अब आगे ये बात भी आ गई समझ में आप लोगों को। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, असर्शन रीजन दोनों ही ठीक है और रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी है। व्हाट हैपन्स टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रियल बैटरी की बात चल रही है और करंट ड्रॉ किया जा रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो V इजिकल टू E माइनस आई आर। आई बढ़ेगा, आर तो बैटरी का फिक्स है और EMF है E, तो आई बढ़ेगा तो V ई में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होकर आपको V मिल रहा है। तो आई बढ़ता जाएगा तो ये नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी, साइज़ बढ़ता जाएगा और ये साइज़ बढ़ेगा तो जो सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आएगा वो और स्मॉल आएगा तो वो घटता जाएगा, तो V घटता जाएगा। और y इज इक्वल टू MX प्लस C, तो एक लीनियर रिलेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसमें आप इसको दोबारा से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस RI प्लस E। आर माइनस आर आपका यहाँ पे स्लोप है, आई यहाँ पे वेरिएबल है जिसको हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, और ई आपका इंटरसेप्ट है EMF, तो लीनियरली डिक्रीज होगा, स्लोप नेगेटिव है, तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज लीनियरली। नीचे डायग्राम दिखाया गया है, शुरुआत में स्विच S क्लोज है और फिर स्विच S ओपन है। तो बताइए R1 जो हीट डिसिपेट करेगा वो व्हाट हैपन्स टू दैट, तो हीट के साथ क्या होगा R1 की, वो घटेगी बढ़ेगी। तो केस के अकॉर्डिंग सोचिए, तो शुरुआत में क्या है हीट, देखिए यहाँ से करंट आई आएगा तो आई किस पे डिपेंड करेगा, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। तो शुरुआत में ये कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन है और पैरेलल कम्बिनेशन हमेशा रेजिस्टेंस को घटाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा, तो जिसके कारण ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का कम हो जाएगा और करंट ज़्यादा हो जाएगा, और करंट ज़्यादा हो जाएगा तो वही करंट R1 से गुजरना है, तो आई स्क्वेयर आर हम करेंगे और ये एक बड़ा नंबर आएगा, पावर ज़्यादा आएगी इसकी, आई बड़ा हो गया तो पावर आर तो उतना ही R1 तो पावर ज़्यादा हो गई, तो जो पावर का मतलब क्या होता है कि एनर्जी कन्वर्जन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, तो एक तरह का ट्रांसड्यूसर है ये, और ट्रांसड्यूसर यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में बदल रहा है। तो शुरुआत में हीट एनर्जी ज़्यादा, पावर ज़्यादा है तो हीट एनर्जी ज़्यादा पैदा कर रहा है। आगे देखिए अब हमने क्या कर दिया, अब ये सर्किट ओपन कर दिया, यहाँ पर हमने सर्किट ओपन हो गया तो ये रेजिस्टेंस आउट हो गया, तो ये सर्किट का पार्ट नहीं रहा, तो अब सर्किट का ये पार्ट है, तो ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। सीरीज़ कम्बिनेशन सबसे बड़े से भी बड़ा रेजिस्टेंस देता है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर्किट का, जिसके कारण वोल्टेज तो सेम ही है दोनों केस में, तो आपका करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट कम हो जाएगा तो आर तो वही है, तो आई कम हो गया तो पावर कम हो गई, पावर कम होगी तो हीट कन्वर्जन, एनर्जी का कन्वर्जन कम हो गया तो हीट डिसिपेशन कम हो गया, तो डिक्रीज हो जाना चाहिए। फर्स्ट में शुरू में ज़्यादा था और अब कम हो जाएगा, तो बी इसका आंसर होना चाहिए। 46 इन ए करंट कैरिंग ओमिक मेटल वायर है डिक्रीजिंग डायमीटर, ठीक है, तो ओमिक वायर है और डायमीटर डिक्रीज होता जा रहा है। बोथ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द चार्ज कैरियर इज मोर एट द थिकर एंड पे आई भी ज़्यादा है और VD भी ज़्यादा है, और थिनर एंड पे दोनों ही कम है। तो पहली बात तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसका रो तो सेम है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो क्या मैं इक्वल स्ट्रिप्स ले सकता हूँ। इक्वल स्ट्रिप्स का मतलब है कि DX जो लेंथ है वो सेम, एरिया अलग है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ एरिया कम होता जा रहा है, तो रो DX और बाय में A1, ऐसे ही रो DX, तो ये तो फिर से सेम, और A2, तो ये बदल रहा है और ये बदल रहा है, तो रेजिस्टेंस पार्ट टू पार्ट चेंज हो रहा है इसका, और रेजिस्टेंस पार्ट टू पार्ट चेंज हो रहा है, लेकिन पूरी वायर का हर एक जो स्ट्रिप है ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ से इधर जाने पे डिक्रीज होता जा रहा है। मान लो यहाँ हाई पोटेंशियल और इधर हमने लो पोटेंशियल लगा दिया, तो वोल्टेज घटता जा रहा है, ठीक है, तो और करंट की वैल्यू सीरीज़ कम्बिनेशन है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये बात तो यहाँ पर गलत हो गई है। करंट की वैल्यू थिकर पे थिनर पे अलग, ये गलत है, करंट थ्रू आउट सेम रहेगा, तो असर्शन गलत है। ए वेरिएबल ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर्स वुड रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन, और ड्रिफ्ट स्पीड अगर अलग है अलग अलग एंड पे तो इससे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा वायर में, ये बात कही जा रही है रीजन में, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब आप
ये इस तरह से है, इस तरह से। यहाँ पर मानिए आप बिल्कुल छोटी सी एक स्ट्रिप लीजिए, तो ये एक वॉल्यूम निकल के आएगा, इसमें कुछ चार्ज कैरियर है, तो वो चार्ज कैरियर 1 सेकंड में आगे बढ़े, तो यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड भी तो कम है ना। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ तक चार्ज आगे दौड़ जाएंगे। मान लो आगे भी ये लगातार वायर से कनेक्टेड है, तो अगले जहाँ पे एरिया कम है ना, तो उससे आगे जो इस तरह से हम स्ट्रिप लेंगे तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो एरिया अगर रेडियस कम हो जाएगी तो लेंथ बढ़ा दीजिए। सिलेंड्रिकल जो साइज़ है, ये जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जहाँ पर स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड कम है वहाँ एरिया ज़्यादा है, तो एरिया के साथ ड्रिफ्ट स्पीड की इन्वर्स रिलेशन है, जो कि आप अनिवेद के थ्रू भी देख सकते हैं। तो वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन अनिवेद की अगर हम बात करें तो ए एन ई इज इक्वल टू वी डी। तो जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी। तो ए को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो करंट थ्रू आउट सेम, एन और ई की वैल्यू सेम, तो ए इंटू वी डी कॉन्स्टेंट है पूरी वायर में, ए इंटू वी डी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो जहाँ एरिया कम हो जाएगा वहाँ ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वैसा ही हो गया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो फ्लूइड डायनामिक्स के या फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको देखने को मिलती है। एक पाइप में पानी चल रहा है, पाइप को आपने दबा दिया तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है। पानी कहीं इकट्ठा नहीं होगा पाइप के अंदर, ऐसे ही वायर के अंदर कहीं पे भी चार्जेज इकट्ठे नहीं होंगे। जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ चार्जेज की जो गति है, जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और जहाँ एरिया कम होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो वॉल्यूम एंटर करेगा चार्जेस का, उस वॉल्यूम में जितने भी चार्जेस है उतना ही वॉल्यूम का आउट हो जाएगा जो वॉल्यूम चार्जेस ने मिलके बनाया हुआ है। तो सेम अमाउंट एंटर करेगी, सेम एग्जिट करेगी, तो जिसके कारण कोई अकुमुलेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू आई वी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज द सेम आइदर। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया कि P इज इक्वल टू आई वी होता है। तो कोई भी ट्रांसमिशन केबल है उसमें वोल्टेज ज़्यादा रखी जाती है और करंट कम रखा जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए P इज इक्वल टू वी आई, तो ये एनर्जी है, पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है। तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी, तो है तो एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्व होती है। तो ट्रांसमिशन केबल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेज रहे हैं और हम चाहते हैं वो हीट में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि ट्रांसमिशन केबल का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो वो हीट में कन्वर्ट ना हो इसके लिए हम क्या करें, तो कोई भी रजिस्टर है उसके लिए हीट का फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर टी, तो आई स्क्वेयर के रूप में यहाँ पर आता है आपका। तो हम चाहते हैं उसमें करंट कम से कम हो। करंट कम से कम कब होगा, तो P इज इक्वल टू वी आई। तो आप वी आई की प्रोडक्ट P के बराबर है जो कि कांस्टेंट है, तो आप V को बढ़ा दीजिए, I डिक्रीज कर जाएगा। और I अगर डिक्रीज कर गया तो ऑटोमेटिकली जो आपका पावर है का लॉस है जो वो कम हो जाएगा। तो इसे आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। वैसे ये ट्रांसमिशन केबल, ये आपके घर में कोई डिवाइस जिसको आप चलाना चाहते हो, इसको वोल्टेज V मिली, इसका रेजिस्टेंस R, और ये ट्रांसमिशन केबल इसका रेजिस्टेंस RC। तो इसकी पावर कितनी होगी, तो इसकी पावर होगी V स्क्वायर बाय R, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। इसकी पावर कितनी होगी ट्रांसमिशन केबल की, PC की, तो वो होगी जो आपका VI, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ये जो V यूज़ किया, V स्क्वेयर बाय R किया हमने, तो एक तो VI कर सकते हैं, लेकिन अब ये V कौन सा होगा, जो इसके अक्रॉस है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका है कि भाई ट्रांसमिशन केबल और रेजिस्टेंस दोनों में I तो सेम होगा ना, I सेम होगा। तो इस ट्रांसमिशन केबल की पावर निकालोगे तो आप I स्क्वेयर RC कर दो, और I क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या थी पावर VI, तो I आपका हो जाएगा P बटे V, इस डिवाइस की पावर बटे में इस डिवाइस की वोल्टेज, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से आपको PC मिलेगा, I स्क्वेयर R था तो उसकी जगह क्या आ गया, P स्क्वेयर बाय V स्क्वेयर RC, और ये क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है। तो PC की V के साथ कैसी रिलेशन आई, उल्टी। तो हाई वोल्टेज अगर आप रखेंगे ट्रांसमिशन केबल में तो सीरीज़ में है, और सीरीज़ में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होती है, जिसका रेजिस्टेंस कम उसके अक्रॉस वोल्टेज कम।
तो अगर हमारी जो डिवाइस है उसके अक्रॉस वोल्टेज हमारी ज़्यादा रखी जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसमिशन केबल है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ट्रांसमिशन केबल का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो भी वोल्टेज, या सीधी सी बात है सीरीज में दो डिवाइस है, अगर एक के आपने ओवरऑल वोल्टेज पीछे से बढ़ा दी तो एक के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगी तो दूसरे के अक्रॉस भी वोल्टेज बढ़ेगी। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो असर्शन ठीक है, इसका असर्शन ठीक है। रीज़न, और अगर रीज़न में बताया गया इट इज चीपर टू यूज़ हाई रेजिस्टेंस वायर, और फिर हाई रेजिस्टेंस वायर को यूज़ किया जा सकता है क्योंकि करंट कम है, और करंट कम है तो I²R कम है, पावर लॉस कम हो गए। तो बिल्कुल सही रीज़न, असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी हमें कॉपर वायर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, हम एल्यूमिनियम से भी काम चला सकते हैं, और उसके अलावा दूसरी केबल जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उनसे भी हम काम चला सकते हैं, और वो सस्ती होती है। तो असर्शन की एक्सप्लेनेशन रीज़न और असर्शन रीज़न दोनों ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो MCQ हम करेंगे, ये फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो इसमें देखिए, और मुझे भी लगातार स्क्रीन पर देखना पड़ रहा है कुछ भी टाइप करने के लिए और क्वेश्चन पढ़ने के लिए। If the charges are placed on an isolated conductor, it results in zero electric field inside the conductor. On the other hand, a conductor connected to a source of EMF results in steady current due to constant electric field inside the conductor. असर्शन ठीक है। आइसोलेटेड कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उस कंडक्टर के, और अगर सोर्स ऑफ EMF से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, स्टेडी करंट देखने को मिलेगा। ये मैं बात अभी इन्हीं 48, 39 to 48 जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किए बीच में मैं बता चुका हूँ पहले भी। A conductor is always an electrostatic equilibrium, whether or not it is connected to a source of EMF. एक कंडक्टर को आप सोर्स ऑफ EMF से जोड़ो या ना जोड़ो वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है। तो आंसर है नो। आइसोलेटेड कंडक्टर रखे इलेक्ट्रिक फील्ड में, या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, आइसोलेटेड है तो। अगर सोर्स ऑफ EMF से जोड़ दिया तो अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बजाय इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर है तो लगातार फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे, और यही रीज़न भी है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए वो चलते रहेंगे और हमें करंट मिलता रहता है। और यही काम हमारा सोर्स ऑफ EMF करता है या बैटरी करती है, तो वो चार्जेस को लगातार मूव कराने का काम करती है। तो एनर्जी सप्लायर है आपका बैटरी जो है, ना कि चार्ज सप्लायर। चार्जेस तो है कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी। तो इसमें ऑप्शन ए तो हमारा ठीक है, रीज़न ठीक नहीं है, तो असर्शन ट्रू सी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, दोबारा वीडियो देखनी पड़े आप इसको देखिए, और इन क्वेश्चंस को ज़रूर आप खुद भी फिर अपनी नोटबुक में एक बार पहले ट्राई कीजिए खुद सॉल्व करने की, स्क्रीनशॉट लेकर अगर हो सके तो, या फिर आपने वीडियो देख लिया तो उसके बाद फिर खुद भी ट्राई कीजिए, इन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आपकी कमांड हो जाएगी। ओके, थैंक यू।